नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा और विधान परिषद चुनाव के बाद अब बात आती है प्रदेश अध्यक्ष की। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अब पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इस तैयारी में प्रदेश में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले पद यानी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर किसी की ताजपोशी का इंतजार है। इन दिनों तो काफी नाम चर्चा में है और अब इनको लेकर सभी के अपने अपने तर्क भी हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की बीते दिनों शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात के बाद अब लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा अधिक समय नहीं लगाया जाएगा। इसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। स्वतंत्र देव सिंह के योगी कैबिनेट में मंत्री बनने के बाद अब इस पद के लिए कई नामों पर चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा में तो नाम कई हैं, लेकिन बीजेपी चर्चा में रहने वाले नामों को कभी खारिज भी कर देती है। पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ ही पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मंत्रिमंडल में जिनको जगह नहीं मिली है और माना जा रहा है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा या फिर श्रीकांत शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये जिम्मेदारी दोनों में से किसी एक ब्राह्मण चेहरे को दी जा सकती है। तो वैसे तो श्रीकांत शर्मा एक युवा चेहरा है और इसके साथ ही परिवहन मंत्री भी रहे हैं। अशोक कटारिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर वर्ग के बड़े नेता हैं। ये भी नाम चर्चा में काफी ज्यादा देखा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर वर्ग को साधने के लिए बीजेपी अशोक कटारिया पर दांव लगा सकती है। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के शीर्ष के क्रम में किसी दलित को नहीं शामिल किया है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए इटावा से सांसद दलित नेता प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया पर दांव खेल सकती है। प्रोफेसर रामशंकर यूपी में बीजेपी के बड़े दलित नेता हैं और इनके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष और कौशांबी से सांसद विनोद सोनकर के नाम पर भी मुहर लग सकती है। तो फिलहाल हमने आपको ये कुल नाम 5 गिनाए हैं। इनमें से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है या फिर बीजेपी इसके अलग भी सोच सकती है, क्योंकि अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि चर्चाएं कुछ और होती हैं, गहमा गहमी कुछ और होती है और उधर बीजेपी अपनी अगली चाल पहले से ही सोच कर रखती है और अलग ही कदम हमको देखने को मिलता है। चाहे वो हम मुख्यमंत्री के चेहरों की बात कर ले या फिर किसी प्रदेश अध्यक्ष की पद की बात कर ले, कोई भी हम बड़ा पद जिसे देखा जाता है कि कई नाम हमारे सामने होते हैं, वो इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और तब तक बीजेपी किसी नए नाम को हमारे सामने रखकर चौंका देती है। हमेशा ये माना जाता है कि बीजेपी चौंकाने वाले फैसले लेती है और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद की जब बात आ रही है तो अटकलें तमाम तरह की लग रही हैं। दिनेश शर्मा या श्रीकांत शर्मा या फिर अशोक कठेरिया, आखिर किसे बनाया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष, ये बड़ा सवाल है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा होना अभी बाकी है और ये बड़ी जिम्मेदारी आखिर संभालेगा कौन, क्योंकि देखे 2024 के चुनाव के लिए जाहिर सी बात है 2 साल पहले से ही बीजेपी अब तैयारी करनी शुरू कर देगी और उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है, यानी कि 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, यहां पर आखिर ये बड़ी जिम्मेदारी कौन संभालेगा।
और बीएसपी प्रमुख मायावती ने अंबेडकर जयंती के मौके पर पार्टी कार्यालय वो पहुंची और यहां उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए सरकार पर हमला भी बोला और कहा कि दलित नेताओं को अपने समाज के लिए काम नहीं करने देती है। मायावती ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके अनुयायियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान शिल्पी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश कभी नहीं भूल सकता है। बाबा साहेब ने करोड़ों कमजोर और उपेक्षित वर्ग, मेहनतकश समाज आदि के हित में प्रति दिन काम किया है। उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए देश हमेशा ऋणी और कृतज्ञ रहेगा। मायावती ने आगे कहा कि जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त विरोधी पार्टियों और इनकी सरकारें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संघर्षों और संदेशों की कितनी ही अवहेलना कर ले, लेकिन उनके अनुयायियों पर शोषण, अन्याय, अत्याचार और द्वेष आदि जारी रखें। उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान का बीएसपी मूवमेंट रुकने और झुकने वाला नहीं है। और श्री शंकराचार्य सनातन 10 नाम गोस्वामी के महामंडलेश्वर महंत धर्मेंद्र गिरी को जान से मारने की धमकी मिली है। महंत नरेंद्र गिरी ने बताया है कि उन्हें बिहार के रहने वाले एक मुस्लिम समुदाय की युवक कादिर फोन और व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से दी है। धमकी मिलने के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने वृंदावन कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और छानबीन की जा रही है। बता दें कि धर्मेंद्र गिरी को बिहार से किसी अंसारी नाम से कॉल आया था। अंसारी फोन पर धमकी देते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम भी ले रहा था और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया है। महंत नरेंद्र गिरी ने बताया कि उन्हें पहले भी कई बार धमकाया जा चुका है और उन्होंने धमकी देने के संबंध में पुलिस को तहरीर भी दी है। और मुख्यमंत्री आवास पर फरियाद लेकर गए एक शख्स को जब सुरक्षा कर्मियों ने अंदर जाने से रोक दिया, तब उसने दीवार फांदकर अंदर आने की कोशिश की। दीवार फांदने की जद्दोजहद में उस फरियादी की गिरकर मौत हो गई। खबर के बाहर आते ही उस मामले से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। तो वहीं से लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मृतक शख्स को न्याय देने की मांग की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री आवास में अपनी फरियाद लेकर आए एक व्यक्ति का सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाने पर दीवार फांदने की कोशिश में गिरकर मर जाने की खबर बेहद दुखद है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच करके फरियादी की मृत्यु की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए मृतक को पूर्ण न्याय मिलना चाहिए। और इससे पहले अखिलेश यादव ने सीतापुर में महंत बजरंग मुनिदास के द्वारा विशेष समुदाय की महिलाओं पर दिए बयान को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि लोग संतों का चोगा पहनकर साधु संतों का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। मुख्यमंत्री आवास पर फरियादी आया था, जब उसे रोका गया तो उसने दीवार फांद कर कूदने की अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन बेहद दुखद खबर यह आई कि दीवार फांदने से उस शख्स की मौत हो गई। जिसके बाद यह है पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ट्वीट। एक व्यक्ति का सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोके जाना और उसके बाद उस शख्स की मौत हो जाना बेहद दुखद है। और बरेली दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने मुस्लिमों द्वारा सपा के खिलाफ चल रहे विरोध पर बयानबाजी करते हुए बोला, सपा और बसपा से लगातार दूर होते जा रहे मुस्लिम आवाम, साथ ही देश में हिंदू मुस्लिम की लाउड स्पीकर पर चल रही लड़ाई के बारे में सवाल पूछने पर केशव प्रसाद मौर्य ने चुप्पी साध ली और प्रदेश में कानून व्यवस्था की ठीक रहने का हवाला दिया। इस दौरान कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार ठहराया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और जनता त्रस्त आ चुकी है, और जब सवाल किया गया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से तो उन्होंने इसका जिम्मेदार रूस और यूक्रेन के बीच जो
वॉर चल रहा है उसको ठहराया है। इसके अलावा जब उनसे सवाल किया गया लाउड स्पीकर को लेकर, जो महाराष्ट्र से रार उठी और पूरे देश में अब लाउड स्पीकर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है, तो उस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुप्पी साधे हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हार के बाद से ही समाजवादी पार्टी में उथल पुथल देखने को मिल रही है। खबरों के मुताबिक अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव को फिर से बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि शिवपाल यादव के बाद अब आजम खान भी अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और दोनों नेता एक साथ आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि आजम के करीबी नेता शिवपाल के संपर्क में हैं और आने वाले समय में दोनों नेता एक खेमे में आ सकते हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव को लेकर बीजेपी जल्दबाजी में नहीं दिख रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की नाराजगी की खबरों के बीच सियासी गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि जल्द शिवपाल और आजम एक साथ आ सकते हैं। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने रविवार को रामपुर में पार्टी के एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए बयान दिया था कि अखिलेश यादव ने पिछले 2.5 साल में आजम को जेल से छुड़ाने के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, जिसके बाद से ही सपा में दरारें पड़ने की आशंका तेज हो गई है। तो यहां पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आजम खान 2.5 साल से जेल में बंद हैं, लेकिन अखिलेश यादव ना तो उनसे मिलने जाते हैं और ना ही उस दरमियान कोई उन्होंने आंदोलन किया था जब आजम खान का पूरा परिवार जेल चला गया था। एक तरफ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और दूसरी तरफ तंजीन फातिमा उनकी पत्नी, जो कि जेल चले गए थे। लेकिन हालांकि अब्दुल्ला आजम खान और तंजीन फातिमा दोनों को ही राहत मिली, लेकिन आजम खान फिलहाल अभी भी जेल में बंद हैं। लेकिन अब उन्हें कब रिहाई मिलेगी ये तो बड़ा सवाल है। लेकिन 2017 के बाद से ही धीरे धीरे कर आजम खान की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई थी और तब से ये भी देखा गया कि अखिलेश यादव ने किनारा जरूर कर लिया था। हालांकि सिर्फ आजम खान और शिवपाल ही नहीं है सिर्फ जो मन ही मन कोस रहे हैं अखिलेश यादव को, बल्कि और भी कई बड़े चेहरे हैं पार्टी के ही अंदर जो अखिलेश यादव से नाखुश नजर आ रहे हैं या तो दबी जुबान में विरोध कर रहे हैं। चाहे वो हम शफीकुर रहमान की बात कर ले या फिर डॉक्टर मसूद की, तो ये कई बड़े चेहरे अब तक रहे हैं जो विरोध कर रहे हैं और आरोप ये भी लग रहा है कि अखिलेश यादव मुस्लिमों के लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं लेते हैं, उनके लिए उनके पक्ष में कोई कार्य नहीं करते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी और उसके बाद भी तब भी से रार देखी जा रही है। बड़ी मुश्किल से अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव एक साथ आए भी चुनाव में, लेकिन उसके बाद जब चुनाव खत्म हुए और अखिलेश यादव 125 सीट पर जीत हासिल कर पाए अपने सहयोगी दलों के साथ, तो शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी तब देखने को मिली जब बैठक में बुलाया नहीं गया शिवपाल सिंह यादव को। और भारत में एक बार फिर से कोरोना का कहर फैलना शुरू हो गया है। जहां लोगों ने घरों से बाहर निकलना शुरू ही किया था, तो वहीं कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। कोरोना के नए वेरिएंट XE के आते ही फिर से मामलों में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है और जानकारी के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में 15 छात्र समेत 44 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्कूलों में छात्र और टीचर्स के कोरोना संक्रमित होने की खबर में स्कूलों में दहशत का माहौल है, तो वहीं बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद फिलहाल स्कूल को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना के मामले में कमी आने के बाद स्कूलों का खुलना शुरू ही हुआ था। ऐसे माहौल में अब बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी असर पड़ने वाला है। देखने वाली बात यह है कि कोरोना के कंट्रोल को देखते हुए अब सरकार क्या कदम उठाएगी।
उधर लखनऊ में राज्य सड़क परिवहन निगम के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में परिवहन निगम मुख्यालय के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें परिवहन निगम के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार तिवारी, परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव राजेश कुमार सिंह, परिवहन आयुक्त धीरज साहू, प्रबंधन निदेशक परिवहन निगम आरपी सिंह, अपर प्रबंध निदेशक सरनीत कौर ब्रोका और परिवहन विभाग निगम के समस्त अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि परिवहन मंत्री ने 100 दिन, 6 माह, 1 साल और 5 साल की विभाग की कार्य योजना पर विभागीय अधिकारियों से विस्तार पूर्वक जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और मुरादाबाद में सालों से पड़ी बंद दुकानों में अचानक से भयंकर आग लग गई। बता दें कि दुकान में लगी आग देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और मार्केट में लंबा जाम लग गया, जिसकी सूचना तुरंत ही पुलिस को दी गई। पुलिस ने दमकल विभाग की टीम को सूचना देकर बुलाया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो वहीं आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी टाइम से दुकान बंद थी और आग लगने का कारण अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। एक दुकानदार का ये कहना है कि मेरी पहले की प्रॉपर्टी है, यहां पर पीछे खाली प्लॉट पड़ा है जहां पर कूड़े का ढेर डाला जाता रहता है। लगता है कि उसी की वजह से आग लगी है। उधर औरैया में शराब पीने के आदी पति ने धारदार हथियार से हमला कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अजीत मल कोतवाली क्षेत्र के मुहुद्दीनपुर में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और मृतका की बहन ने जीजा पर बहन की हत्या करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने बताया कि मृतका का पति शराब पीने का आदी है, इस वजह से पति और पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। फिलहाल हत्या का आरोपी अभी मौके से फरार है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही परिजनों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी को हिरासत में लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सहारनपुर में हाई स्कूल परीक्षा के अंतिम दिन केंद्र से परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों पर कुछ युवकों ने रास्ते में हमला कर दिया। दरअसल मंगलवार को दी हाई स्कूल परीक्षा के आखिरी दिन रामकृष्ण मेहता इंटर कॉलेज गंगोह के छात्र गणित विषय पर पेपर देकर परीक्षा केंद्र महंगी से 4 छात्र बाइकों से वापस जा रहे थे। तभी रास्ते में गंगोह में नई अनाज मंडी से आगे कुछ नकाबपोश युवक पहले से ही डंडे और धारदार हथियार लिए हुए थे और उसने उसे रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। आपको बता दें कि छात्रों को बुरी तरह घायल कर दिया है और बदमाश वहां से फरार हो गए हैं। तो वहीं कॉलेज के अध्यापकों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी और उन्हें इलाज के लिए सीएचसी ले गए। रामपुर मणिहरन के मदरलैंड स्कूल के पास हाईवे पर ही एक डिस्वालिया भी जिसके गर्दन में गोली के निशान थे और उसके बारे में जब उसकी अभी पहचान की गई तो उसका नाम वंश है, जो कस्बा रामपुर का रहने वाला है। कक्षा 10 का छात्र है, करीब उसकी उम्र 15-16 साल होगी। यहाँ पर स्कूल के पास अभी आके जो प्रारंभिक जांच की गई है तो बताया गया कि यहाँ पे कुछ लड़के इकट्ठे थे जिनसे इसका झगड़ा हुआ था। इसके बाद फायर की आवाज़ हुई है। ये घटना इसके परिजनों से भी इसके बारे में पूछा गया, कोई रंजिश आदि के बारे में तो अभी तक कुछ ऐसा नहीं बताया, लेकिन कुछ चीज़ें हमें। चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।